सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग आईएएस प्रिपरेशन के तहत पॉलिटी का लेक्चर पढ़ेंगे और पॉलिटी के तहत एक विशेष टॉपिक को आज मैंने लिया है, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में वर्णित एक महत्वपूर्ण पद, एक महत्वपूर्ण अधिकारी, महान्यायवादी। भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 यानी 76 भारत के लिए एक महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल का प्रावधान करता है। अब प्रश्न यह उठता है कि महान्यायवादी कौन होता है, इसके कार्य क्या हैं, इसकी शक्तियां क्या हैं, इसके संबंध में इसके पास क्या विशेषाधिकार हैं, क्या पद एवं सेवा शर्तें हैं, और असल में भारत के संविधान निर्माता इस पद के निर्माण में किस उद्देश्य से शासित थे और इस पद के सहयोग के लिए भी क्या कुछ पद विद्यमान हैं। इन समस्त तत्वों का विश्लेषण आज हम लोग अपने इस महान्यायवादी के लेक्चर के संबंध में, अटॉर्नी जनरल के लेक्चर के संबंध में जरूर करेंगे। भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 भारत के लिए एक महान्यायवादी का प्रावधान करता है और महान्यायवादी की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह से। महान्यायवादी असल में भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, प्रथम कानूनी अधिकारी होता है, मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, मुख्य विधि परामर्शदाता होता है। अर्थात महान्यायवादी भारत सरकार का कानून के संबंध में सलाह देने वाला, कानून के संबंध में विचार विमर्श करने वाला, कानून के संबंध में उस बात को लेकर सरकार का पक्ष लेकर सर्वोच्च न्यायालय में सरकार की तरफ से मुकदमा लड़ने वाला पहला अधिकारी होता है। सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का पहला वकील होता है, सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है, केंद्र सरकार का पहला एडवोकेट होता है, केंद्र सरकार का पहला अधिवक्ता होता है। अर्थात महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक प्रकार से सरकार का, केंद्र सरकार का वकील है, केंद्र सरकार का पैरोकार है, केंद्र सरकार का प्रैक्टिशनर है। और केंद्र सरकार के लिए अगर आप केंद्र सरकार के विरुद्ध कोई मुकदमा करेंगे तो उसकी सुनवाई केंद्र सरकार की ओर से उसका मुकदमा कौन लड़ेगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया लड़ेगा, यानी महान्यायवादी। अब प्रश्न ये उठता है कि महान्यायवादी का मूल तात्पर्य क्या, मतलब उसका क्यों उसकी नियुक्ति होती है। फिर हमने देखा कि उसकी नियुक्ति करता कौन है। अब इसकी योग्यता क्या होती है? देखिए, महान्यायवादी के पद की वही योग्यता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद की योग्यता है। अब ये नहीं कि दोनों को लेवलिंग कर दिया गया, बराबर कर दिया गया, लेकिन आप इससे अंदाजा लगाएं कि महान्यायवादी का पद भारत के संविधान में अनुच्छेद 76 के तहत कितना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी नियुक्ति की वही योग्यता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की योग्यता है। अर्थात 5 वर्ष तक या तो वो हाई कोर्ट का कोई न्यायिक पद धारण करता हो, या तो 10 वर्ष तक वह उसमें अधिवक्ता रहा हो, भारत का नागरिक हो, या राष्ट्रपति के समक्ष या राष्ट्रपति के समक्ष जो है वो विधि वेत्ता रहा हो, उच्च कोटि का विधिवेत्ता हो राष्ट्रपति के निगाह में। इन तमाम अगर गुणों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
कि योग्यता के संबंध में जो गुण होते हैं उन गुणों को अगर धारण करता है वही व्यक्ति महान्यायवादी बन सकता है। अब प्रश्न उठता कि इसके कार्य क्या है। पहला कार्य है कि भारत सरकार के विधि के संबंध में जो भी परामर्श हो, जो कार्य राष्ट्रपति उसको सौंपे वो करता है। यानी भारत सरकार के विधि के संबंध में जो कार्य भारत का राष्ट्रपति महान्यायवादी को सौंपता है वो कार्य करता है, या संविधान के संबंध में जो भी कार्य हो वह केंद्र सरकार के लिए करता है। भारत सरकार का पक्ष या भारत सरकार के विरुद्ध जो भी मुकदमा होता है सर्वोच्च न्यायालय में, उसका वो मुकदमा सरकार की तरफ से लड़ता है। ठीक है ना। इसके अलावा और भी निहित कार्य जो उसको विधिक अधिकारी के रूप में उसके लिए निहित किए जाते हैं वो सारे कार्य वो करता है। इसके अलावा भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कुछ विशेषाधिकार भी दे दिए गए। क्या विशेषाधिकार दे दिए गए हैं कि संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में जब कार्रवाई चल रही हो या जिस समिति में उसका नाम दिया गया उसकी कार्रवाई में उसको भाग लेने का अधिकार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वह संसद का अधिकारी नहीं है, वह संसद का सदस्य नहीं है, लेकिन संसद की कार्रवाई में दोनों सदनों में उसको भाग लेने का अधिकार है महान्यायवादी को, या जिस समिति में संसद को उस नाम दिया गया उसमें भी वो भाग ले सकता है। यानी संसदीय सदस्यों को जो विशेषाधिकार वो भी विशेषाधिकार इसको दिया गया है। इसके अलावा अपने कर्तव्यों के पालन में भारत का महान्यायवादी भारत के किसी भी न्यायालय में के सुनवाई में भाग ले सकता है। भारत में कहीं भी मुकदमा चल रहा हो और केंद्र सरकार का पक्ष लेना हो तो किसी भी सुनवाई में वो भाग ले सकता है। यह भी स्पेशल अधिकार उसको दिया गया है। ठीक है ना। भारत सरकार का पक्ष पैरोकार कोर्ट में वो करेगा, लेकिन भारत सरकार के विरुद्ध किसी भी मुकदमा में, किसी भी विश्लेषण में, किसी भी बात में वो भाग नहीं ले सकता। ठीक है ना। वो भारत सरकार के विरुद्ध कहीं मुकदमा नहीं लड़ सकता। पहली बात। दूसरी बात, किसी आपराधिक व्यक्ति को बिना भारत सरकार के सलाह के वो किसी भी आपराधिक व्यक्ति के मुकदमा को लड़ भी नहीं सकता, या किसी निगम या समिति का वह निदेशक भी नहीं बन सकता। इसका मतलब तो यह भी कहा जा सकता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने अटॉर्नी जनरल का जो पद है वो एक महत्वपूर्ण पद बनाया है और एक प्रकार से भारत के सरकार के सर्वोच्च विधि सलाहकार के रूप में उसकी पद स्थापना की। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि भारत सरकार के जो विधिक कार्य हैं वो बहुत बड़े हैं, तो एक व्यक्ति सारे कार्य को तो कर नहीं सकता है। यही कारण है कि उसकी सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल, दो अन्य अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का प्रावधान भी किया गया। एक सॉलिसिटर जनरल और दो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का प्रावधान भी किया गया है। लेकिन यहां एक बात समझने वाली यह है कि जहां अटॉर्नी जनरल का जो पद है वो संवैधानिक है, वहीं सॉलिसिटर जनरल का जो पद है वो संवैधानिक नहीं है बल्कि वैधानिक है। हालांकि दोनों सरकार का पक्ष लेते हैं कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में दोनों उपस्थित होंगे, लेकिन जहां अटॉर्नी जनरल सरकार को विधिक सलाह भी देता है और कोर्ट में मुकदमा भी लड़ता है, वहीं सॉलिसिटर जनरल सरकार को सलाह नहीं दे सकता। हाँ, उसके पक्ष को पेश कर सकता है, वहां पे वो कचहरी में जाएगा सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए, लेकिन वो सरकार को सलाह नहीं दे सकता। पहली बात यह, अटॉर्नी जनरल का पद संवैधानिक भी है, लेकिन उसका सॉलिसिटर जनरल का जो पद है वो संवैधानिक नहीं है। अब यह भी प्रश्न उठता है कि अटॉर्नी जनरल का क्या कोई कार्यकाल है, 5 वर्ष या 6 वर्ष या 7 वर्ष 10? ऐसा नहीं है। भारत का अटॉर्नी जनरल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, यानी राष्ट्रपति की इच्छा के अधीन ही रहता, जब चाहे राष्ट्रपति उसको बर्खास्त कर सकता। यहां तक कि अटॉर्नी जनरल का वेतन भत्ता भी राष्ट्रपति ही निर्धारित करता, यानी राष्ट्रपति के इच्छाधीन प्रसाद पर्यंत ही उसका पद वह है और उसी की इच्छा तक वह पद पर रहेगा, उसे कभी भी बर्खास्त राष्ट्रपति कर सकता है। तो आज हम लोगों ने अपने इस लेक्चर के तहत अटॉर्नी जनरल के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ा है।
देखिए, मेरे लेक्चर का उद्देश्य गागर में सागर ही है। कम शब्दों में, कम समय में मैं ज्यादा से ज्यादा कह दूं, और जितना मैंने बताया अगर आप इसको पूरा एग्जाम में लिख देंगे, और मेरा लेक्चर आप सीधे साधे एग्जाम में लिख सकते हैं। मैंने अपने लेक्चर को बार बार बताया कि कहीं ये पूर्णतः किताबी नहीं है, कहीं एक पूर्णतः रटा रटाया या बना बनाया नहीं है। एक गंभीर विद्यार्थी जिस प्रकार से एग्जामिनेशन में लिखता है, जिस प्रकार से वो अध्ययन करता है, बिल्कुल एक विद्यार्थी की तरह मैंने आपको पूरा लेक्चर, हालांकि मेरा पूरा लाइव भी लग गया है सिविल सेवा की तैयारी में, लेकिन उस तरह से मैं पूरा एक विद्यार्थी की तरह पूरा लेक्चर मैंने दिया है। आप इस लेक्चर्स को या मेरे किसी भी लेक्चर्स को आप हूबहू एग्जाम में लिख सकते हैं और अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त करते हैं। मैं इसी उद्देश्य से लेक्चर भी देता हूं। ठीक है, एक नए लेक्चर के साथ मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा, लेकिन आपसे मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि सिविल सेवा की तैयारी में आप जो है हमेशा एक संकल्प शक्ति जरूर बनाए रखें। देखिए, सिविल सेवा की तैयारी में आपको अतिरिक्त प्रयास भी करना पड़ेगा। आप किताबों के सामने आपको झुकना पड़ेगा। आप देखेंगे कि आप जब किताबों के सामने झुक रहे हैं तो पूरी दुनिया आपके समक्ष झुकेगी। एक समय ऐसा है, अतिरिक्त प्रयास तो आपको करना ही करना होगा, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो। लेकिन आपको सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी के लिए अन्यों से कुछ अलग करना पड़ेगा। चाहे रात भर जगना पड़े, चाहे रात में निद्रा का त्याग करना पड़े, चाहे 4 बजे भोर में उठना पड़े, चाहे पेट में अन्न हो ना हो, चाहे भोजन मिले ना मिले, लेकिन सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी में आपको इन सब से अलग ऊपर उठकर अतिरिक्त प्रयास तो करना ही होगा। आपको अपने अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शक्ति विकसित करनी ही पड़ेगी, और यह शक्ति हर व्यक्ति के अंदर है, बस उसके विकास की आवश्यकता है। इसलिए हमेशा सिविल सेवा की तैयारी में अपने आप, अच्छा एक बात और है, सिविल सेवा की तैयारी में कहीं से आपको प्रेरणा मिल रहा हो ना मिल रहा हो, कहीं से आपको प्रेरक शक्ति मिल रही हो ना मिल रही हो, कहीं से आपको कोई समझा रहा हो नहीं रहा हो, कहीं से आपको कोई इनर शक्ति लोग दे रहा हो ना रहा हो, चाहे दे रहा हो या ना दे रहा हो, ये सब मिल रहा हो चाहे ना मिल रहा हो, लेकिन सिविल सेवा की सफलता में आपको स्वतः प्रेरित होना पड़ेगा। स्वतः प्रेरक शक्ति अपने अंदर विकसित करनी पड़ेगी, यानी आपको स्वयं प्रेरित होना पड़ेगा और स्वयं प्रेरित रहना पड़ेगा हमेशा। और जब आप स्वतः प्रेरणा बनाए रखेंगे, स्वतः अभिप्रेरित रहेंगे, तो आप देखेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी शक्ति आपके अंदर विकसित हो रही धीरे धीरे, और धीरे धीरे सारी समस्याएं दूर होती चली जाती। इसलिए सिविल सेवा में किसी प्रेरणा का इंतजार मत करिए, किसी उद्धरण का इंतजार मत करिए, या आप इसका भी उम्मीद ना करिए कि सामने वाला हमारा मदद करेगा। सिविल सेवा की परीक्षा में कई बार ऐसे समय आते हैं कि जब आपके दोस्त आपका साथ छोड़ देते हैं, जब आपका समाज आपका साथ छोड़ देता है, कई बार परिवार भी चाहकर आपका सहयोग नहीं कर पाता है। ये वही समय है जब आपके योग्यता का परीक्षण होता है, और इसी समय आपको अपने स्वतः प्रेरक शक्ति को जागृत करना रहता है, अपने आप को स्वतः प्रेरित रखना पड़ता है, स्वतः अभिप्रेरित रखना पड़ता है। आप स्वयं प्रेरित रहिए, स्वयं उत्साहित रहिए, स्वयं आनंदित रहिए कि बनना है, चाहे कोई सहयोग दे ना दे, चाहे कोई मदद करे ना करे, चाहे कितनी भी बाधाएं आ जाए, आप स्वतः प्रेरित रहिए। और जिस दिन आप स्वतः प्रेरित रहना सीख लेंगे सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी में, आप देखेंगे बिल्कुल उजाला हो गया, आत्मिक शक्ति आपकी जागृत हो जाएगी। और जिस दिन आत्मिक शक्ति जागृत हो गई, सिविल सेवा परीक्षा में आप देखिए ना,
आप तो कुछ चंद लोगों की उदाहरण को पढ़ पाते हैं ना, 2%, 4%, 10%। आप 90% जो लोग इसी तरह से तैयारी करते हैं, जैसा मैं बता रहा हूं, उनके बारे में तो आप जान ही नहीं पाते हैं। हमेशा याद रखिए, गिनती के दीप शिखाओं से पृथ्वी पर उजाला नहीं होता है। कुछ लोगों के बारे में आप जान जाते हैं, सोचते हैं वही पूरी सिविल सेवा की तैयारी हो गई, ऐसा नहीं होता है। गिनती के दीप शिखाओं से पृथ्वी पर उजाला नहीं होता है। कुछ लोगों का आप जान गए तो आप समझ गए कि सिविल सेवा की तैयारी ऐसे होता है। अरे बहुत सारे ताजमहल की वैसी ईंटें हैं जिसपे ताजमहल खड़ा है, लेकिन हम जान नहीं उसके बारे में पा रहते हैं। ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो सिविल सेवा की परीक्षा पास करते हैं, जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रयास किया है, जिन्होंने अपने अनंत शक्ति क्षमताओं का प्रयोग किया है, लेकिन हमारे समक्ष वो आ ही नहीं पाते हैं। लेकिन ऐसे उदाहरणों को मैं आपके समक्ष यहां रखता हूं, जो उदाहरण आपके समक्ष नहीं आ पा रहे, वैसे ही बातें मैं बताने का आपको प्रयत्न करता हूं, क्योंकि अपने 20 साल के अनुभव से मैं जो सीखा हूं वही मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है। इसलिए सिविल सेवा में आप स्वतः प्रेरित रखने का प्रयत्न करिए। किसी प्रेरणा का इंतजार मत करिए, किसी वाह शक्ति का इंतजार मत करिए, किसी दैवीय शक्ति का इंतजार मत करिए। केवल एक शक्ति का इंतजार करिए, आत्मशक्ति, स्वतः प्रेरक शक्ति। और देखिएगा, जिस दिन आप स्वतः प्रेरित होना सीख लेंगे, सारी समस्याएं स्वयं दूर हो जाएंगी। एक नए लेक्चर के साथ मैं विकास श्रीवास्तव आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।